कहे के त सब केहू आपन आपन कहाए वाला केबा। जी हाँ, भोजपुरी के इस गीत के साथ जो भाव है वो शायद मन की व्यथा को बखूबी जाहिर करता है। आज ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में बदलाव से, डबल इंजन लगने के बयान से विकास को दोहरी रफ्तार मिलने का दावा है और बिहार की जनता भी उसी विकास को देखना चाहती है। पीयू शताब्दी समारोह के साथ लोगों को ये आस भी थी, लेकिन उनकी ये आस अधूरी रह गई। पीएम आए, तोहफे भी लाए, लेकिन चाहत अधूरी रह गई। सीएम ने वक्त की नजाकत को देखते हुए हाथ जोड़कर मांग भी रख दी, लेकिन नतीजे ने निराश कर दिया। सियासतदानों को मौका भी मिला सियासत करने का और सवालों की लड़ी भी लगी। जवाब आज आया, लेकिन विवशता भरा हुआ। सवाल है कि आखिर इस शिक्षा की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? 900 साल से ज्यादा हो गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बने हुए और आज तक वो कायम है। हर छात्र की इच्छा होती है कि वो वहां जाकर पढ़ाई करे, लेकिन बिहार का ये ऑक्सफोर्ड क्यों दम तोड़ रहा है? सीएम खुद भी ये मानते हैं कि ये चिंतनीय है, फिर आज तक चिंतन से निराकरण क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज प्राइम डिबेट इसी मुद्दे पर। तो सबसे पहले हम आपको वो 14 तारीख जो ऐतिहासिक थी, बहुत सारे विश्वासों के साथ सामने आई। बहुत कुछ पूरा हुआ और बहुत कुछ अधूरा रह गया। नीतीश ने मांग भी रख दी और बड़े ही विनम्रता के साथ इस आग्रह को प्रधानमंत्री ने किसी और शब्दों के साथ नकार भी दिया। जरा वो बाइट सुन लेते हैं। प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं, अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति कि साहब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना और किनकी मेहरबानी से बना। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं और मैं पटना यूनिवर्सिटी को उस एक कदम आगे ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया। तो देखिए, नीतीश ने बड़े ही समझदारी से कहें, क्योंकि ये सियासत की नजाकत भी होती है कि ऐसे मौके पर इन शब्दों के साथ अपनी बातों को रखा जाए कि कोई नकार न सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस आग्रह को बखूबी नकारा भी और ये कहा कि आपके सामने एक चैलेंज है, उस चैलेंज को पूरा कीजिए और उसके साथ ही आप अपनी प्रसिद्धि भी वापस पाइए। आज उस जवाब का इंतजार करना लोगों का खत्म हुआ। नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सवाल जो आप कर रहे हैं वो बेवजह है। शिक्षा से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए इसको हम लोगों ने रखा। हम लोगों का ये दायित्व है और ये एक समस्या आ रही है, ये सब जगह समस्या आ रही है, वह है टीचर्स की कमी। हर जगह समस्या आ रही है। हम लोग मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, तो उसमें शिक्षकों की कमी दिखाई पड़ रही, उपलब्धता कम है। यह एक समस्या है, कोई साधारण समस्या नहीं। हालात ऐसे हैं कि इस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचकर कैसे हायर एजुकेशन को ठीक किया जाए और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जरूरत है। और हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में जो मसला रहता है उसमें अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हम अपनी तरफ से जितनी भी मदद कर सकते हो मदद। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका परिचय हम सबसे पहले करा दें। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका ईटीवी पर। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रासबिहारी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम रासबिहारी सिंह से ही करेंगे, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मना और उसके बाद ही अब ये चर्चा कहें या फिर सवालों की लड़ी कहें, शुरुआत हो चुकी है कि क्या सचमुच शिक्षा व्यवस्था की हालत ऐसी थी, बदलाव की जरूरत थी, लेकिन आग्रह को नकार दिया गया। तो क्या माने कि अब बदलाव नहीं होगा? सर, आपसे ही हमारा सवाल है। रासबिहारी सिंह साहब, आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि आखिर
क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री ने इसे नकार दिया और आगे अब इसके भविष्य के रूप में क्या देखा जाए? आवाज ठीक नहीं है। चलिए हम अभी जुड़ जाते हैं कृष्णनंदन वर्मा साहब से। शिक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान में। शिक्षा की बदहाली, ये सवाल इस वक्त चर्चाओं में बहुत खूब उठ रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर आम जनता और छात्र तो इससे परेशान हैं ही। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। कृष्णनंदन वर्मा साहब, आप ये मानते हैं कि सचमुच हालात चिंतनीय हैं, विचारणीय हैं और इस पर एक सार्थक चिंतन के साथ कुछ परिणाम निकले, इसकी कोशिश होनी चाहिए? हाँ जी। फिर एक बार फिर से कहा जाए। यही जानना चाह रही हूं कि आप मानते हैं कि अब आप ये मान रहे हैं कि हालात ऐसे हैं जिस पर चिंतन की जरूरत है, चिंतन के साथ निराकरण की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के छात्र का सवाल तो है ही, साथ ही साथ बिहार की छवि भी है। नहीं, इसके लिए हम लोग सभी प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ कहीं से शिकायत आती है शिक्षा के बारे में, तो हम लोग उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं और एक सम्मिलित प्रयास की जरूरत है। बिहार में एक अच्छा माहौल बना है, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और सरकार की तरफ से भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए और सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अब जमाना मेरिट का है। इसलिए सब लोग इसके लिए मिल करके सबको काम करने की जरूरत है। ये मेरिट कैसे आएगा कृष्णनंदन वर्मा साहब? ये मेरिट कैसे आएगा? बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक नहीं होते हैं, एक एक शिक्षक के ऊपर 300-400 बच्चों का भार होता है। जहां बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि आप पढ़ने के लिए स्कूलों तक पहुंचिए, व्यवस्थाएं हैं, और जहां पहुंचते हैं वहां शिक्षक नहीं होते हैं। फिर कैसे माने कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहां पर लोगों को हासिल होगी? नहीं, इसके लिए सम्मिलित प्रयास की जरूरत है और निराशा का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए और हम सब लोग इसके लिए एकजुट होकर के जो वर्तमान परिस्थितियों की मांग है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को दी जाए, क्योंकि अब मेरिट का जमाना है। अब मेरिट अगर नहीं होगा बच्चों में तो डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत गंभीरता से सब लोगों को सोचने की जरूरत है और सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जरूरत है, चाहे वो छात्र हों, शिक्षक हों या अभिभावक हों और उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हों। तो आपको नहीं लगता है कि हम जिस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, हम जिस स्कूल को चला रहे हैं, जिस कॉलेज को चला रहे हैं, उसमें पहले व्यवस्थाओं में बदलाव ला दिया जाए, फिर हमारी जो मांग है उसे और आगे बढ़ाने के लिए कदम करना चाहिए? क्या इन व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत नहीं आपको दिखती? नहीं, व्यवस्था में बदलाव की तो का माहौल बन रहा है और हम लोग सब लोग इस बात के लिए गंभीर हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये वक्त की मांग है, सब लोगों की मांग है और सरकार भी इसको चाहती है और ऐसा वातावरण बनाया जाए कि जिसमें सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग हमने रखी, उसे नकार दिया गया, आग्रह को दूसरे चैलेंज के तौर पर सामने रख दिया गया। जब हम बेसिक स्तर पर ही मजबूत नहीं हैं, हम आगे अपने दावे को कैसे पुरजोर तरीके से रखेंगे? हमारे साथ रासबिहारी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। रासबिहारी सिंह साहब, आपसे ही जानते हैं आखिर क्या कमी आप देख पाते हैं? तजुर्बा आपका ज्यादा है, आप क्या कमी देख पाते हैं? किन वजहों से केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल नहीं हो सका? मांग पुरानी है, ये खुद प्रधानमंत्री ने भी माना, लेकिन फिर भी नकार दिया गया। नहीं, नकारा क्यों गया ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आम छात्रों और शिक्षकों और आम लोगों की बात को रखा। प्रधानमंत्री का अपना दृष्टिकोण था इस विषय में। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दूं ये एकमात्र विश्वविद्यालय जहां एकेडमिक कैलेंडर मेंटेन है, परीक्षाएं
कदाचार रहित होती हैं, अच्छे रिजल्ट होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे। इसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ क्लास ड्रॉप नहीं होते हैं। रिसर्च स्कॉलर जो JRF हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में है, फेलोशिप में हैं, वो क्लास लेते हैं। तो शिक्षकों की कमी के बावजूद हम लोग क्लास रूटीन को मेंटेन करते हैं, परीक्षाएं समय पर लेते हैं, रिजल्ट सब देते हैं। क्या ये माने कि इन जो एक क्राइटेरिया है, जो नियमों का पालन हो करके किसी यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल होता है, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, उस अर्हता तक हम नहीं पहुंच रहे थे? नहीं, उसका कहाँ प्रश्न उठा कि अर्हता तक हम पूछ रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे? क्योंकि देखिए, अर्हता जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बना है। तो अब ये प्रधानमंत्री ने हमको एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये बातें, उन्होंने अपने मंच से ही कहा उन्होंने कि अब हम आपको इससे आगे ले जाना चाहते हैं, आप आइए जनरल कंपटीशन में। तो एक चुनौती दिया है प्रधानमंत्री ने कि आप इस कंपटीशन में आइए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं भी बने। गोवा यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि हम अपने से compete करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कुछ अभी संक्रमण का दौर है, ये हमको मानना होगा। पटना विश्वविद्यालय एक संक्रमण दौर में है। शिक्षकों की बहाली हो रही है, नए विभाग खोलने के प्रस्ताव हैं, जो परिवर्तन हो रहा है हायर एजुकेशन में, और उस अनुरूप हम चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस परिवर्तन के दौर में, एक संक्रमण के दौर से जब गुजर हम बाहर निकलेंगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम कंपटीशन के योग्य अपने को बनाएंगे। हमको पहले NAC कराना है, फिर हम इसके बाद टॉप 20 यूनिवर्सिटीज के लिए प्रयास करेंगे, और फिर हम टॉप 10 में भी जाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ उसको एक सही दिशा देने की जरूरत है। क्या आप ये मानते हैं कि चीजों को सही तरीके से उन तक नहीं पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री तक जानकारी शायद इतिहास और वर्तमान की उन तक सही तरीके से नहीं पहुंची, ये भी एक वजह हो सकती है इस बात को नकार दिए जाने की, या फिर एक दूसरे चैलेंज को सामने रख दिए जाने की? नहीं, ये बता दें, उनको ब्रीफ अपनी पटना यूनिवर्सिटी भेजा गया था, उनके कार्यालय को। लेकिन उसके बाद ये है कि उन्होंने ये भी तो समझा होगा कि इतनी बड़ी विरासत है, जिसके इतने IAS आदि निकलते रहे, वो यूनिवर्सिटी टॉप 10 में compete कर सकता है। और कुछ पूछा नहीं गया था इसके विषय में कि आपको क्या चाहिए, कैसे, इस प्रकार की कोई सूचना मांगी नहीं गई थी। जो सूचनाएं मांगी गई वो दी गई, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वयं उनको ब्रीफ किया होगा। पटना यूनिवर्सिटी के विषय में तो आपने सुना, हर कार्यालय में हर जगह आदमी है, हमारे छात्र हैं, तो उनको ये रहा होगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी compete करेगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो वास्तविक यहाँ की परिस्थिति थी वो रखा, और आम असल विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और यहाँ के अलुमनाय की एक लंबी मांग रही है कि पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय को, खासकर जब इलाहाबाद को मिल गया, तो इसे भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए था। यही सवाल जो है आज शायद हर बिहारी के मन में उठ रहा होगा, वो तमाम छात्रों के मन में उठ रहा होगा जो बड़े आस से उस दिन यहाँ पर पहुंचे थे कि लंबी हमारी मांग है और इतना बेहतरीन हमारा इतिहास रहा है, तो वर्तमान हमारा इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, इसकी कोशिश क्या आज होती है। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी साहब भी। अशोक चौधरी साहब, हम बार बार ये चाहते हैं, या अभिभावक के तौर पर हर एक गार्जियन ये चाहता है कि उनका बच्चा जो है एक ऐसे कॉलेज से, एक ऐसे स्कूल से, एक ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले जो उसकी पहचान भी हो और उस यूनिवर्सिटी की छाप उस पर भी दिखे। वो छाप पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में रही है। वर्तमान ऐसा क्यों हो गया? क्या ये आज के हालात बने हुए हैं, या इसके लिए तमाम पीढ़ियां जो अब तक आती रही हैं वो सब जिम्मेदार हैं? देखिए, ऐसा है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो परिस्थिति अभी बनी है, हम समझते हैं जयप्रकाश मूवमेंट के बाद, जयप्रकाश जी के जो मूवमेंट आया था उसके बाद से डिटोरिएट किया पटना यूनिवर्सिटी, और हम सबको इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। ये बात सत्य है कि अभी पूरे पटना के, बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं, वहाँ टीचरों की, जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं, उनकी बहुत कमी है। एक थॉट प्रोसेस बना था, जब नीतीश जी की सरकार बनी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को भंग करके और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रोफेसर लेक्चरर्स की बहाली का उन्होंने प्रयास किया कि शायद क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास आ सके, अगर हम
पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन खुद ही इतना ज़्यादा लोडेड है बाकी कामों के लिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अपॉइंटमेंट्स में उतना ध्यान नहीं दे पाई, जिसके चलते अगर आप देखिएगा कि पिछले 5, 7, 8 वर्षों में अपॉइंटमेंट्स हमारे यहाँ लेक्चरर्स के हो नहीं पाए। जो अपॉइंटमेंट्स दिए गए थे पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसका भी उन लोगों ने 25% अपॉइंटमेंट नहीं किया। इन सब परिस्थिति को देखते हुए जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल से मिलकर के इस परिस्थिति को हमने बताया कि ये स्थिति है और जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जब हमारे यहाँ लेक्चरर्स ही नहीं होंगे, सब रिटायर कर जाएंगे आने वाले 4-5 सालों, अगर यही स्पीड में अपॉइंटमेंट हमारा लेक्चरर्स का होता रहा। तो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का हम लोगों ने विधानसभा से पास करके, माननीय राज्यपाल से पास करके कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। हम समझते हैं कि आने वाले 1-8 महीने में अशोक चौधरी साहब, ये सब कुछ तो जानकारी में था, इसका ज्ञान भी था, फिर आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? क्या हम और एक साधारण आदमी जब भी इस बात को सोचेगा तो ये जरूर जहन में आएगा उसके कि हमें पता है कि समस्या क्या है, इसके मूल में हमें जाना है, कैसे इसे दूर करना है, ताकि अगर जब अपॉर्चुनिटी मिले, वक्त जब आए, तो हम अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रख पाएं। क्या हम फिर भी कम रह गए? नहीं, आप यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स का जो डिमांड था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हम हायर एजुकेशन तक जाएं अशोक साहब, तो ये देखिए कि जब हम अपनी मांग को रखते हैं तो हमारे मांग में वो दम दिखना चाहिए। क्या ये तमाम परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जिस तरह के हालिया बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे, क्या इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई से कोई ये कह करके कि नहीं हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं या सरकारें जिम्मेवार नहीं है, ये बात कहना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से हम लोग सब जिम्मेवार हैं इसके लिए, ये मानते हैं कि जिम्मेवारी हम लोगों की है, जो सरकारें हैं उनकी। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या सरकारें जो थी उसने अपना इनिशिएटिव लिया कि नहीं लिया हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगर आप देखिएगा 10 वर्ष पहले बिहार में आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे थे वो 16% बच्चे थे। आज के समय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या लेस देन 1% है। इट इज नॉट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव। हम जो स्कूल के बच्चे बाहर थे उनको हम लोगों ने क्लास स्कूल में लेकर के आए। अब ये स्कूल तक तो पहुंच गया अशोक साहब, स्कूल तक बच्चे पहुंच गए, लेकिन जिनको पढ़ाने का जिम्मा था वो शिक्षक वहां मौजूद नहीं थे। जहां पर शिक्षक मौजूद थे उन शिक्षकों का ज्ञान ही अधूरा था। ये सच्चाई तो आपको भी पता होगी। नहीं, आप देखिए, ऐसे आप एकदम इंटरप्ट आप यू कैनॉट से, आई डोंट से दैट की क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज नॉट गुड, बट उनकी संख्या कम है और उनको हमको एप्ट कराना है कि कैसे वो फर्दर जब हमारे पास कुछ समस्याएं हैं। अब ये सिर्फ समस्याओं को लेके हम बहस करते रहेंगे तब तो हम रास्ते पर बहस कर लेते हैं, आखिर रास्ता कैसे निकलेगा। कृष्ण नंदन वर्मा साहब, आप अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, समस्या सबको पता है, पहले क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, हम कैसे अपने एक बार फिर से उसी इतिहास को वापस ला पाएं या फिर उससे बेहतर अपना भविष्य बना पाएं, सभी ये चाहते हैं। रास्ता क्या दिखता है? सबसे पहली बात यह है कि मन में निराशा का भाव लाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए सब लोगों को सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा में सब जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं पर डिटोरिएशन हुआ है और उस डिटोरिएशन को दूर करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी काफी गंभीर हैं। कई तरह की योजनाएं, कई तरह की बैठकें करके हमेशा निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन केवल सरकार के जागने से नहीं होगा, इसमें सबका सहयोग चाहिए और सब लोग मिल करके एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की दिशा में नहीं बढ़ेंगे तब तक के बहुत ज्यादा सब सुधार की संभावना नहीं दिखती है। हमारे शिक्षक हों, छात्र हों या अभिभावक हों, ये एक ऐसा विषय है कि इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सबका सहयोग चाहिए और वक्त का तकाजा है। आज जो परिस्थितियां हुई है, शिक्षा का एक नया माहौल बना है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। निराशा का भाव लेकर के हम चलेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसके लिए सम्मिलित प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, हम सबका सहयोग मांग रहे हैं और चाहते हैं कि सुधार हो, क्योंकि मेरिट का जमाना है। अगर
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर कोई आगे कुछ नहीं कर पाएगा। बिना पढ़ाए, बिना किताब दिए, बिना ब्लैक बोर्ड के, बेंच के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी छात्रों को मिल जाएगी और मेरिट के साथ बच्चे आगे भी आएंगे कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में बैठकर वो ये बात कह पाएंगे कि हमें ऐसी शिक्षा हासिल हुई है जिससे हम ये मांग रखते हैं कि हमारे इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल जाए। नहीं, सब सारे संसाधनों की आवश्यकता है और संसाधन सब पूरे किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इस पर निगेटिव स्थिति नहीं है। किताबें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, स्कूल में व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी हो रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है और सब लोगों को इसके लिए जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई जिसका सकारात्मक पहल आया, खास करके साइकिल योजना और पोशाक योजना। ये जो बिहार में आया तो इसने क्रांति ला दी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं में उत्साह आया है। कुछ कमियां हैं जिसको सब लोग को मिलकर दूर करने की जरूरत है और हम समझते हैं कि आने वाले दिन में वो चलिए, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम है, आने वाले वक्त में सब चीजें बदल जाएंगी सबके सामूहिक प्रयास से। इस विश्वास के साथ लोगों को धैर्य रखना चाहिए। राम बिहारी सिंह साहब, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहते हैं, सभी छात्र चाहते हैं, हम और आप तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये वो यूनिवर्सिटी बन जाए कि हम भी कहें कि हमें ऑक्सफोर्ड नहीं जाना, हमें अपने बिहार के ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ना है। कम से कम अब एक नया चैलेंज हमारे सामने है, हम उस पर आस लगाते हैं। उस चैलेंज के लिए हम कितना तैयार हैं? हम तो उस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मुझे कोई निराशा हाथ नहीं लगी है। अगर प्रधानमंत्री जी घोषित कर दिए होते तो सबके साथ हमें भी संतोष होता। नहीं घोषित किए तब भी हम इसको एक चुनौती के रूप में लेते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप इसमें कम्पीट करें, लेकिन मैं आपको इतना कह दूं, कम्पीट करने के लिए हमको एक तैयारी करनी है, प्लेटफॉर्म बनानी है। हमारे अधिकतर शिक्षक भी मानते हैं कि हम कम्पीट करने में सक्षम हैं, लेकिन हमको इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसका पहला पड़ाव है कि हमें नैक कराना होगा। मैंने पूर्व में भी आपको कहा है, और नैक करा लेने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी और हमारे बच्चों को लाभ अधिक मिलेंगे। फिर हम टॉप 20 के लिए कम्पीट करेंगे और हम इस दौर में आएंगे। और आपको आश्वस्त करते हैं कि 2 से 3 साल में जो बदलाव का दौर शुरू हुआ है पटना विश्वविद्यालय में, शुरू हो गया है, तो 2 से 3 साल में पटना विश्वविद्यालय उस दौर में आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सफलता भी मिलेगी। चलिए, अभी बच्चों को, कम से कम उन तमाम बच्चों को जो कि अभी सपना सजोए हुए हैं कि हम पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करेंगे और इस पटना यूनिवर्सिटी से एक बेहतर कल के साथ हम बाहर निकलेंगे, उन तमाम छात्रों को धैर्य भी रखना चाहिए, विश्वास भी रखना चाहिए और एक गौरवपूर्ण इतिहास उनके सामने है, इस बात को जहन में जरूर रखना चाहिए। अशोक चौधरी साहब, हम भी ये जानते हैं कि सवालों के साथ उसकी कड़वी सच्चाई जुड़ी होती है, लेकिन इन्हीं सवालों से रास्ता भी निकलता है, हल भी निकलता है, समाधान भी होता है। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपने उस दौर को भी देखा है जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से बिहार की किरकिरी हुई। अब उस किरकिरी की बात छोड़ दें तो बदलाव के लिए क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से आप खुद भी ये चाहेंगे कि कम से कम इन चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, प्राइमरी एजुकेशन दुरुस्त हो जाए, ये विचार, ये सहयोग किस रूप में आप रखना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि कृष्णनंदन वर्मा जी ने जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, अभी ऑलरेडी सरकार ने 1000 हमारे यहाँ स्कूल जो हैं उसको वर्चुअल क्लासरूम हम लोग दे रहे हैं। हम समझते हैं कि मंत्री जी बोल नहीं पाए इस बात को, और सरकार ने लास्ट ईयर ही अपने बजट में इसका प्रावधान किया इस मार्च में, और 1000 हम लोग स्कूल इसी वित्तीय वर्ष में वर्चुअल क्लासरूम पर जा रहे हैं। तो जो बेस्ट ऑफ हमारे टीचर्स हैं वो एक सेंटर में बैठ करके और अपने आसपास के 100 स्कूल्स को वो टाइम फ्रेम में आप वर्चुअल क्लासरूम से पढ़ा सकेंगे। तो इस दिशा में हम लोग, सरकार काम कर रही है और फेज वाइज हम लोग इसको स्कूल्स को भी अपग्रेड करेंगे। जैसे इस साल हम 1000 लिए हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग 1000 लेंगे। इसको 2-4 साल के अंदर इसको हम लोग पूरे जितने भी हमारे बेस्ट स्कूल्स हैं प्रायोरिटी वाइज उसको फिक्स करके सरकार ने करने का प्लान किया। लेकिन अशोक चौधरी साहब, अभी हमने हालिया घटनाओं को देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था किए जाने से,
हालांकि वक्त के साथ बदलने की जरूरत है, तमाम लोगों को भी उसकी कोशिश सरकार के स्तर पर हो रही है, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन उन ऑनलाइन व्यवस्थाओं के मातहत बच्चों का भविष्य अगर सवाल में खड़ा हो जाए तो फिर वो परेशानी उन बच्चों के सामने भविष्य के साथ है। नहीं, ऑनलाइन से आई डोंट थिंक सो कि अब तो सब जगह ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है, क्योंकि अगर आप देखिएगा जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब जगह वहां क्लासेस होती है। इफ यू गो टू ऑक्सफोर्ड, इफ यू गो टू हार्वर्ड, एवरीवेयर द लेक्चरर्स आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। इस वर्चुअल क्लासरूम तो आजकल इन है, इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने लास्ट टाइम कहा था कि इसको वर्चुअल क्लासरूम को आप इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे स्टेट्स में। और इस साल बजट में 1000 स्कूल को हम लोगों ने प्लान किया है। क्वालिटी टीचर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू, तो इसको हम लोग कैसे केटर कर सकते हैं, इसको भी सरकार देख रही है, सरकार कर रही है कि आने वाले समय में जो हमारे टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन करें। किस तरह से वर्ल्ड बैंक फंडिंग अभी हमारा स्कीम है जिसमें हम टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स बन रहे हैं। अभी हम समझते हैं 80% से ज्यादा, 100 से ज्यादा अभी टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेजेस हम लोगों ने बनाया है वर्ल्ड बैंक से फंड लेकर के। तो ऐसा नहीं है, सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे काम कर रही है। अब आप देखिए कि आज से इफ यू गो 10 years बैक, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 8 लाख 9 लाख बच्चों का एग्जाम्स लेता था। अब ये 7-8 साल में पूरी तरह से सिस्टम जो है वो 16 लाख 17 लाख बच्चे हमारे यहाँ एग्जाम्स दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को क्रिएट करना चाहिए था उस स्टेज में नहीं हुआ। धीरे धीरे सरकार भी उसको कर रही है, अब करा जा रहा है, उसकी कोशिश अब हो रही है। शायद अगर बेसिक स्तर से ही इसकी शुरुआत हुई होती तो शायद बच्चों को और अभिभावकों को और साथ ही हमारी मांग को भी उसका झटका नहीं सहना पड़ता। कृष्ण नंदन वर्मा साहब, आखिर में आपसे ही जानना चाहूंगी, कोई टाइम फ्रेम बता पाएंगे कि बच्चों को भी धीरज हो कि चलिए साल भर 2 साल आप इस वक्त तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद सचमुच शिक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये नहीं कहेगा कि आप बिहार में पढ़कर आए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीट और पुर्जों के सहारे आए। नहीं समझ। कृष्णनंदन वर्मा साहब जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही जी। आपसे ही मैं जानना चाह रही थी, कोई भरोसा आप दिला पाएंगे ईटीवी के माध्यम से उन तमाम छात्रों को जो कहीं ना कहीं इस बात से भी निराश हुए कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, इस बात से भी निराश हैं कि हम बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेहतरी धरातल पर दिखती नहीं है। सरकार के स्तर से आप कोई भरोसा दिलाएंगे उन तमाम छात्रों और अभिभावकों को? हम केवल भरोसा नहीं दिलाते, हम ये कहते हैं कि इस दिशा में सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और जितने भी गंभीर प्रयास हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। निराशा का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए और हम लोग पूरी ताकत के साथ सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में गुणवत्ता हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जहां तक सवाल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से भी लिया। अब इसमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, हमको अपनी बात कहना जरूरी था और जनता का सेंटीमेंट था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही ढंग से रखा और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। तभी मुख्यमंत्री साहब को आज मीडिया के सामने ये कहना पड़ा कि राज्य स्तर से जितना कुछ किया जा सकता था वो हमने किया है। ये स्थिति सिर्फ बिहार की नहीं है, देश के अमूमन तमाम ऐसे जगहों पर यही हालात हैं। ये चिंतनीय भी है और विचारणीय भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्राइम डिबेट में बस इतना ही।